फरवरी 1955 में केसर एल्यूमीनियम उत्कृष्ट शेयरों में से एक था। अपने ब्रोकर के कहने पर मैंने $6,378.84 देकर 63/8 के हिसाब से 100 शेयर खरीद लिए। ये तेज़ी से बढ़ा और 75 का होने पर मैंने इसे बेच दिया। इससे मुझे $7,453.29 मिले। एक महीने से भी कम समय में मुझे $1,074.45 का लाभ हो गया। दूसरे लाभ की उम्मीद में मैंने 83 के हिसाब से 100 बोइंग खरीद लिए। मैंने इसके लिए $8,343.30 खर्च किए। यह स्टॉक तुरंत ही गिरना शुरू हो गया। 4 दिन के बाद मैंने इसे 79/7 के हिसाब से $7,940.05 में बेच दिया। बोइंग के लेन देन में मुझे $403.25 का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए मैंने अप्रैल के पहले सप्ताह में मैग्मा कॉपर ख़रीदा। यह 89.3/4 पर बेचा जा रहा था। मैंने $9,018.98 में 100 शेयर खरीदे। जैसे ही मैंने ये शेयर खरीदे, इनमें गिरावट शुरू हो गई। 2 हफ्ते के बाद मैंने इन्हें 80/1/2 के हिसाब से $8,002.18 में बेच दिया। इससे मुझे $1,016.80 का नुकसान हुआ। इस समय तक केसर एल्यूमीनियम, जिससे मैं मार्च के पहले सप्ताह में ही बाहर निकल चुका था, अब 82 का हो गया था। एक सलाहकार सेवा इसे खरीदने के बारे में कह रही थी, इसलिए मैं एक बार फिर इसकी तरफ मुड़ गया और इसी मूल्य पर $8,243.20 के 100 शेयर खरीद लिए। 5 मिनट के बाद ही यह गिरने लगा। यह नुकसान के डर से मैंने इसे 81/3/4 में बेच दिया और मुझे $8,127.59 मिले। इसका मतलब 5 मिनट की ट्रेडिंग में मैंने $115.61 का नुकसान किया, जिसमें कमीशन भी शामिल था। केसर की पहली डील में मुझे $1,074.45 का लाभ हुआ था। अलग अलग शेयर खरीदने बेचने में जो नुकसान हुआ वह $1,535.66 का था। अगर मैं पूरे सर्कुलर लेन देन को देखूं, जो केसर से शुरू हुआ और केसर पर ख़त्म हुआ, तो मुझे कुल $461.21 का नुकसान हुआ। अगर मैं केसर के आखिरी में 81.34 पर बेचने के बदले 63.28 की वास्तविक खरीद पर रुका रहता, तो मुझे $461.21 के नुकसान के बदले $1,748.75 का लाभ होता। एक दूसरा उदाहरण भी देखिए। नवंबर 1954 से मार्च 1955 तक मैं लगातार एक स्टॉक रेयोनियर को खरीदता बेचता रहा, जो कि 8 महीने के समय में 50 से 100 हो गया। रेयोनियर में मेरा हर बार 100 शेयर लेन देन इस तरह रहा। नवंबर से दिसंबर 1954, खरीद 53 पर $5,340.30, विक्रय 58/1/4 पर $5,779.99, लाभ $439.69। फरवरी मार्च 1955, खरीद 63/7/8 पर $6,428.89, विक्रय 71/5/8 पर $7,116.13, लाभ $687.24। मार्च 1955, खरीद 72 पर $7,242.20, विक्रय 74 पर $7,353.39, लाभ $111.19 बटा कुल लाभ $1,238.12। इस तरह से इस ट्रेड में मुझे कुल $1,238.12 का लाभ हुआ, लेकिन नुकसान का मेरा पुराना चक्कर फिर से शुरू हो गया। अप्रैल 1955 में मैंने मनाती शुगर को चुना। मैंने $8,508.80 में 3/8 के भाव से 1,000 शेयर खरीदे। इसके तुरंत बाद ही उसमें गिरावट आ गई और मैंने 7/3/4, 7/5/8, 7/1/2 के अलग अलग भाव पर इसे बेच दिया। मुझे $1,043.10 के नुकसान के बाद $7,465.70 वापस मिले। रेयोनियर मनाती दोनों की डील को देखें तो मैंने इसमें $195.02 के लाभ में रहा। हालांकि अगर मैं लगातार लाभ लेने की कोशिश को छोड़कर नवंबर में की गई रेयोनियर की ओरिजिनल खरीद पर रुका रहता और अप्रैल में इसे 80 पर बेच देता, तो मुझे 19,19,09,995.0 के बजाय $2,612.48 का लाभ हुआ होता। इस सब का क्या मतलब है? मैं उस समय इस बात की प्रशंसा नहीं कर सका, लेकिन यह उस उपरांत बात का ज़बरदस्त खंडन था कि लाभ में बेचते हुए आप कंगाल नहीं हो सकते।
आप ज़रूर हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट की एक और कहावत मुझे आकर्षित करती थी, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। यह सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन मैं सस्ता कहाँ से खरीदूँ? जब मैं किसी सस्ते सौदे की तलाश में था, तब मुझे ओवर द काउंटर मार्केट के बारे में पता चला। यह मार्केट उन स्टॉक्स का होता है जो एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मैं शेयर मार्केट की पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये जान गया था कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्टॉक को लिस्ट कराने के लिए किसी कंपनी को बहुत ही सख्त आर्थिक नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने यह भी पढ़ा कि ये नियम ओवर द काउंटर स्टॉक पर लागू नहीं होते। इसी वजह से अच्छे सौदे को ढूंढने के लिए मुझे यही मार्केट उपयुक्त लगा। मुझे सीधे सीधे ये लगा कि चूंकि ये स्टॉक सूची में नहीं होते, इसलिए इनके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे और इसीलिए मैं इन्हें सस्ता खरीद सकता हूँ। जल्दी ही मैं ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज रिव्यू के एक मासिक पत्रिका का ग्राहक बन गया और खोज शुरू कर दी। मैंने उसमें दिए हुए हज़ारों हज़ार नामों में से कोई अच्छा सौदा ढूंढने की कोशिश की। मैंने पैसिफिक एयरमोटिव, कॉलिंस रेडियो, गल्फ सुल्फर, डोमन हेलीकॉप्टर, कैना मेटल, टेकाल कॉरपोरेशन जैसी इसी तरह के और भी कुछ गुमनाम स्टॉक खरीदे, लेकिन जब मैंने इन्हें बेचने की कोशिश की तो इनमें से कुछ मेरी उंगलियों में तारकोल की तरह चिपक गए। इनसे छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और ख़रीद के मूल्य पर तो ये शायद ही बिकने वाले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ सूचीबद्ध शेयरों की सुरक्षा नीति की तरह कोई भी सख्त मूल्य अनुशासन नहीं था। यहाँ मार्केट को सुचारू और बिना रुके चलाने के लिए कोई विशेषज्ञ या व्यवसाय नहीं थे। यहाँ किसी लेन देन के मूल्य को देखने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं थी। इसमें केवल खरीदने और बेचने के मूल्य थे। मैंने पाया कि ये भी पहुँच से बहुत बाहर होते थे। जब मैं बेचने के लिए दिए गए मूल्य 42 पर इसे बेचना चाहता था, तब मुझे क्रय के मूल्य 38 पर खरीदने वाले लोग ही मिलते थे। कभी कभी मैंने 40 पर भी बेचा, लेकिन यह भी हमेशा नहीं होता था। जब मैं इस ओवर द काउंटर मार्केट में ठोकरें खा रहा था, तब यह सब कुछ समझ में आ गया कि यह एक विशेषज्ञता से भरा क्षेत्र है और यह केवल उन विशेषज्ञों के लिए लाभदायक है जो सचमुच किसी विशिष्ट कंपनी के व्यापार के बारे में समझते हैं। मैंने इसे छोड़ने का निर्णय किया और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की तरफ मुड़ गया। इस दौरान मैंने एक बार भी वॉल स्ट्रीट की अफवाहों की सच्चाई पर संदेह नहीं किया। मेरे पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि वे कैनेडियन या अन्य बाज़ारों की अफवाहों की तरह ही खतरनाक और गलत जानकारी देने वाली है या नहीं। वॉल स्ट्रीट से सीधी जुड़ी हुई जो भी ठोस सूचना मिलती थी, मेरे लिए वह बहुत आकर्षक होती थी। इन सूचनाओं को जल्दी जल्दी निगलने और उनके अनुसार आगे बढ़ने के 2 उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। एक दिन मार्केट में एक ज़बरदस्त अफवाह उड़ी कि एक रेल रोड सामान बनाने वाली कंपनी बॉल्डविन लीमा हैमिल्टन को एक परमाणु ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला है। वॉल स्ट्रीट में इस खबर से तुरंत ही हलचल मच गई। इस कंपनी का स्टॉक 12 से बढ़कर 20 हो गया। जब तक ये चौंकाने वाली खबर मैंने सुनी, तब तक यह स्टॉक उस मूल्य तक पहुंच चुका था जो इसका उच्चतम मूल्य साबित हुआ। मैंने 24/1/2 के हिसाब से 200 शेयर खरीदे। इसे मैंने 4,954.50 में ख़रीदा। मैंने इस स्टॉक को 2 सप्ताह रखा और पूर्ण अविश्वास के साथ निगरानी रखता रहा। यह शेयर गिरकर वापस 19/1/4 पर पहुंच गया। इस समय मुझे लगा कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है और मैंने इसे $1160.38 के नुकसान पर बेच दिया। हालांकि अपनी घबराहट में मैंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इस स्टॉक के साथ मुझे बहुत नुकसान होता, क्योंकि बाद में ये लुढ़क कर 12/1/4 पर चला गया था। दूसरी बार मेरे ब्रोकर ने मुझे फ़ोन किया और कहा इस साल के अंत तक स्टर्लिंग प्रेसिशन 40 तक पहुंच जाएगा। उस समय यह स्टॉक 8 का था। उसने मुझे इसका कारण बताया। यह कंपनी कुछ छोटी समृद्ध कंपनियों को खरीद रही है और ये थोड़े ही समय में काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी। उसने यह भी बताया कि यह एकदम ताज़ी खबर है। मेरे लिए यह काफ़ी था, क्यों नहीं होता। आखिर एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर जो मेरी नज़र में गलत नहीं हो सकता था, ने ऐसी प्रामाणिक खबर देकर मेरी भलाई ही की थी। मैं अपनी खरीद का ऑर्डर तुरंत नहीं दे पाया। सूचना के स्रोत के आधार पर मैंने यह निर्णय लिया कि इस बार बड़ी डुबकी लगाई जाए। मैंने 7/8 के भाव से स्टर्लिंग प्रेसिशन के 1000 स्टॉक $8,023.10 के में ख़रीद लिए। मैं खुशी खुशी बैठकर इसके 40 होने की प्रतीक्षा करने लगा। आसमान छूना तो दूर की बात रही, ये तो लड़खड़ाने लगा। यह धीरे से नीचे जाने लगा। जब ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है और शायद यह 7 के नीचे चला जाएगा, तो मैंने 7
1/8 के भाव से इसे $6,967.45 में इसे बेच दिया। इस खबर ने मुझे कुल $1,055.65 का नुकसान करा दिया। यह स्टॉक गिरते हुए 1/8 पर आ गया था। वॉल स्ट्रीट का हिस्सा होने का जो गर्व मेरे अंदर था, उसको देखते हुए ये नुकसान कुछ भी नहीं थे। मैं लगातार नए तरीक़ों की खोज करता रहता था। एक दिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हुए मेरी नज़र एक कॉलम पर गई जिसमें लिखा था कि लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनी के अफसर और डायरेक्टर स्टॉक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब मैंने इसमें आगे देखा तो मुझे पता लगा कि षड्यंत्र को रोकने के लिए दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये प्रावधान किया है कि जब कंपनी के डायरेक्टर और अफसर अपनी ही कंपनी का स्टॉक खरीदे या बेचे तो कमीशन को रिपोर्ट करें। यह सचमुच कुछ अच्छा था। इससे मुझे पता लग सकता था कि वास्तविक इनसाइडर क्या कर रहे हैं। मुझे तो बस उनका अनुसरण करना था। अगर वे खरीद रहे तो मैं भी खरीदूँगा और अगर वे बेच रहे तो मैं भी बेचूँगा। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन इससे बात नहीं बनी। जब तक मुझे अंदरूनी जानकारी मिल पाती तब तक देर हो चुके होते थे। साथ ही मैंने देखा कि ये अंदरूनी लोग आम आदमी की तरह की ही गलतियाँ भी करते हैं। दूसरे निवेशकों की तरह ये लोग भी खरीदने में देरी और बेचने में जल्दबाजी कर जाते हैं। मैंने एक अन्य खोज की। उनको अपनी कंपनी के बारे में तो सब कुछ पता था, लेकिन जिस मार्केट में उनका स्टॉक बेचा जा रहा है उसके व्यवहार का उन्हें पता नहीं था। ऐसे ही एवं अन्य अनुभवों से मेरे सामने कुछ निष्कर्ष उभर कर आने लगे। जैसे एक बच्चा एक ही शब्द को बार बार सुनने के बाद उसे सीख जाता है, उसी तरह से अपने ट्रेडिंग अनुभव से धीरे धीरे मैं भी कुछ ऐसे नियमों की रूपरेखा को समझने लगा जिन्हें मैं प्रयोग में ला सकता था। और वे यह थे: मुझे वित्तीय सेवाओं का अनुसरण नहीं करना है, वे विश्वसनीय नहीं है, चाहे वे कनाडा की हो या वॉल स्ट्रीट की। मुझे ब्रोकर की सलाह पर भी सतर्क रहना है, वे गलत भी हो सकते हैं। मुझे वॉल स्ट्रीट की कहावतों पर ध्यान नहीं देना है, चाहे वे कितनी भी पुरानी या मान्य हों। मुझे ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं करना है, केवल सूचीबद्ध स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है जहां बेचने की ज़रूरत होने पर ख़रीदार मिल जाए। मुझे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, चाहे वे कितनी ही पक्की क्यों न लगें। जुआ खेलने की अपेक्षा बुनियादी पकड़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसी का अध्ययन करना चाहिए। मैंने अपने लिए ही ये नियम लिख लिए और इनके अनुसार ही कदम बढ़ाने का निर्णय ले लिया। मैंने अपने ब्रोकरेज का हिसाब किताब देखा और इसी समय मुझे 7वां नियम समझ आ गया। मैंने पाया कि मेरे पास एक ऐसा स्टॉक था जिसके होने का मुझे पता ही नहीं था। यह स्टॉक वर्जीनियन रेलवे था और अगस्त 1954 में मैंने इसे 29.3/4 डॉलर प्रति शेयर के मूल्य पर $3,004.88 के 100 शेयर खरीदे थे। इन्हें खरीदकर मैं भूल ही गया था क्योंकि मैं फ़ोन पर कई स्टॉक्स खरीदने बेचने में व्यस्त रहा। इनमें से कुछ में मैंने 75 सेंट्स कमाए, जबकि कई बार तो किसी गिरते हुए स्टॉक के गिरने के पहले उसे बेचने के लिए उत्तेजित होकर फ़ोन घुमाए। वर्जीनियन रेलवे से मुझे एक क्षण की भी व्यग्रता नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसे रख छोड़ा था। यह ऐसा था जैसे कोई अच्छा बच्चा एक कोने में बैठकर चुपचाप खेलता रहता है, जबकि मैं दूसरे दर्जन भर बिगड़े बच्चों के व्यवहार को संभालने रहा था। अब जब 11 महीने तक रखे रहने के बाद मैंने इसे देखा तो पहचान ही नहीं पाया था। ये इतना सुस्त पड़ा था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैंने जल्दी से अपने स्टॉक टेबल्स को देखा और यह अभी 43.1/2 पर था। यह भूला हुआ शांत डिविडेंड देने वाला स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने इसे बेच दिया और मुझे $4,308.56 मिले। मेरी तरफ से किसी कोशिश या व्यग्रता के बगैर मैंने उससे $1,303.68 कमा लिए। इससे मुझे एक और सच से वाकिफ़ कराया जो मेरा नियम 7 बना। एक ही समय में दर्जन भर स्टॉक्स को छोटे छोटे वक्त के लिए इधर उधर करने की बजाय एक बढ़ते हुए स्टॉक्स को लंबे समय तक पकड़े रहना चाहिए। लेकिन कौन सा स्टॉक बढ़ेगा यह मैं अपने आप कैसे पता लगा सकता हूँ। मैंने सोचा कि वर्जीनियन रेलवे को एक बार फिर से देखना चाहिए। आखिर जब दूसरे स्टॉक्स उछल कूद कर रहे थे उस समय यह स्थिरता से कैसे बढ़ रहा था। मैंने जानकारी के लिए अपने ब्रोकर से बात की। उसने मुझे बताया कि इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया और इसके लाभ का रिकॉर्ड अच्छा है। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अब मुझे इसके नियमित रूप से बढ़ने का कारण समझ में आया। यही इसका बुनियादी कारण था। इससे मुझे अपनी बुनियादी पकड़ की सही दिशा के लिए संतुष्टि हुई। मैंने अपनी इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लिया।
मैंने पढ़ा, समझा और विश्लेषण किया। अब मैं आदर्श स्टॉक खोजने के लिए निकल पड़ा। मैंने सोचा कि अगर कंपनी रिपोर्ट को ठीक से पढूं, समझूं तो किसी स्टॉक के बारे में सब कुछ मालूम कर सकता हूँ और निर्णय ले सकता हूँ कि यह अच्छा निवेश है या नहीं। मैंने बैलेंस शीट्स और इनकम अकाउंट्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया। संपत्ति एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटलाइजेशन और राइट ऑफ्स जैसे शब्द मेरे शब्दकोश में सामान्य जगह ले चुके थे। कई महीनों तक मैं इन समस्याओं से जूझता रहा। मेरे रोज़ के सौदों के बाद हर रात कई घंटे मैं हज़ारों कंपनियों के स्टेटमेंट्स में डूबा रहता था। मैं उनके एसेट, उनकी लायबिलिटीज़, कैपिटलाइजेशन और उनके प्राइस अर्निंग्स रेशियो की तुलना करता रहता था। मैं अपनी उंगलियों पर सूची बना ली थी। उच्च श्रेणी वर्ग के स्टॉक्स, विशेषज्ञों के प्रिय स्टॉक, बुक वैल्यू के नीचे बिकने वाले स्टॉक, अच्छी कैश स्थिति वाले स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिन्होंने कभी डिविडेंड कम न किया हो। समय के साथ साथ मेरा सामना फिर उसी समस्या के साथ होने लगा। जब कागज़ पर सब बातें ठीक दिखती थी, जब बैलेंस शीट बिल्कुल सही दिखती, जब आसार अच्छे दिखते, तब भी स्टॉक मार्केट मेरे अनुसार नहीं चला। मान लीजिए जब मैंने दर्जन भर कंपनियों की आर्थिक स्थिति का सावधानी से विश्लेषण किया और काफ़ी अध्ययन के बाद ये निर्णय लिया कि अमेरिकन, विस्कॉस और स्टीवेंस की बैलेंस शीट सबसे बढ़िया है, तब भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी पसंद की इन दोनों कंपनियों के शेयर्स के बदले टेक्सट्रॉन नाम की कंपनी के स्टॉक ऊपर कैसे चढ़ गए। यही नमूना मुझे दूसरे उद्योग समूह में भी मिला। चकराया और थोड़ा घबराया हुआ मैं सोचने लगा कि क्या किसी कंपनी की श्रेष्ठता को जांचने के लिए किसी हायर अथॉरिटी के फैसले को मान लेने में ज़्यादा बुद्धिमानी है। ऐसी किसी अथॉरिटी के बारे में मैंने अपने ब्रोकर से पूछताछ की। उसने व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाली एक गंभीर तथा बहुत विश्वसनीय मासिक पत्रिका के बारे में बताया जो कई हज़ार स्टॉक्स पर समृद्ध डाटा उपलब्ध कराती है। ये सेवा स्टॉक्स की व्यापार प्रकृति, लगभग 20 सालों में उनकी मूल्य सीमा, उनकी डिविडेंड की राशि, उनके आर्थिक गठन और प्री शेयर वार्षिक आय के बारे में बताती थी। यह सेवा हर स्टॉक को उसकी सुरक्षा और महत्व के अनुसार वर्गीकृत करती थी। उनकी इस प्रणाली ने मुझे आकर्षित किया। उच्च श्रेणी के स्टॉक जिनका डिविडेंड निश्चित था, उन्हें इस तरह से वर्गीकृत किया जाता था: AAA सबसे सुरक्षित, AA सुरक्षित, A ठीक। निवेश के लिए अच्छे ऐसे स्टॉक जो सामान्यतः डिविडेंड देते हैं। BBB समूह में सबसे अच्छे, BB अच्छे, B ठीक। निम्न श्रेणी के स्टॉक जो डिविडेंड तो देते हैं लेकिन भविष्य जिनका पता नहीं। CCC समूह में सबसे अच्छे, CC जिसमें ठीक ठाक डिविडेंड मिलने के आसार, C जिनमें डिविडेंड के कम आसार हो। निम्नतम श्रेणी के स्टॉक DDD कोई डिविडेंड मिलने के आसार नहीं, DD जिसमें थोड़ी सी गुणवत्ता है, D जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं दिख रही। मैंने इस सारे वर्गीकरण को अच्छी तरह पढ़ा। यह सब बहुत ही आसान लगा। अब मुझे बैलेंस शीट्स और इनकम अकाउंट्स का विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह मेरे लिए सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे केवल तुलना करनी थी। B से A अच्छा है, D से C अच्छा है। इस नए तरीके में मैं प्रसन्न और डूबा हुआ था। मुझे इसमें विज्ञान और जैसा आकर्षण लग रहा था। अब मैं हड़बड़ाने और व्यग्र करने वाले अफवाहों के हाथ का खिलौना नहीं रहा था। अब मैं एक शांत, अलिप्त निवेशक बन रहा था। मुझे पक्का विश्वास था कि मैं अपने भविष्य की नींव रख रहा हूँ। मैं आत्मविश्वासी और प्रतियोगी बन गया था। अब मैं किसी की नहीं सुनता था, न ही किसी से सलाह मांगता था। मुझे समझ आ गया था कि मैंने पहले जो भी किया वह मेरे कैनेडियन सट्टेबाजी दौर की तरह ही खुशियों पर चोट करने वाला था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे सफलता पाने के लिए अपने स्वयं के तुलनात्मक चार्ट बनाने होंगे और मैंने कई घंटों की गंभीर और महत्वपूर्ण मेहनत के बाद ये काम कर लिया।